मीडिया, भारत देश के अखबार आपको 30 दिन 12 महीने मोदी जी का डंका बजते हुए दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन इस डंके के नीचे कैसे देश की शान पर दाग लग रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे। मेरी जिम्मेदारी है आपको सच बताना। तो एक कड़वा सच अमेरिका से निकल कर आ रहा है। वही अमेरिका जो मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए पागल हुआ रखा है। दोस्तों, इधर मोदी जी G20 का जश्न मना रहे हैं, उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 54वां सत्र बुला लिया और यूएन के ह्यूमन राइट्स प्रमुख वोल्कर तुर्क ने जो भारत के बारे में कहा वो किसी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा। मोदी जी मणिपुर से मुंह चुराते हैं। मोदी जी नू हिंसा को बिल्कुल डकार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नू और मणिपुर हुलुलुलु का हिस्सा हो। मोदी जी आंखें मूंद लेते हैं। मोदी जी को अपने वोटरों के आगे, बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन रेत के अंदर मुंह घुसा लेने से शुतुरमुर्ग के सिर से खतरा टल नहीं जाता। दुनिया 2014 के बाद से भारत के भीतर शुरू हुई हिंदू मुसलमान के तमाशे को देख रही है, लेकिन मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दिखता। और इसीलिए आज अमेरिका में मानवाधिकार परिषद की बैठक में कहा गया कि भारत में हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। ये बात कोई एरा गेरा कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन यूएन के ह्यूमन राइट्स के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ये यूएन में खड़े होकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके दफ्तर को अक्सर भारत से ऐसी जानकारी मिलती है कि हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बन रहे हैं। हाल ही में उत्तरी भारत के हरियाणा और गुड़गांव में ऐसा हुआ। असहिष्णुता, नफरती भाषण यानी हेट स्पीच, धार्मिक भेदभाव से स्पष्ट तरीके से निपटकर सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, वोल्कर तुर्क अगर पाकिस्तानी होते, चीनी होते तो समझ में आता कि भारत को बदनाम करने की साजिश है, ये चाल है। लेकिन तुर्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, लंबे समय से दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते आ रहे हैं। उनको संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया ने देश में जो नफरत का माहौल तैयार कर दिया है, उसी का परिणाम है कि ट्रेन में चेतन नाम का पुलिस वाला दाढ़ी देखकर लोगों को मारने लगता है। उसी का परिणाम है कि लगभग धार्मिक यात्राओं में दो धर्मों में बवाल हो जाते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी ओछे ओछे बयानबाजियां की हैं, कितने भेदभाव वाले कांड किए हैं, कितना उकसाया है, कितना भड़काया है, ये भारत में रह रहे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेताओं को अगर आप छोड़ भी दीजिए तो मोदी जी तो खुद कपड़ों से दंगाइयों की पहचान कर लेते हैं भाई। इनके इस गुण के हिसाब से तो इनको FBI में होना चाहिए था, बेकार में बीजेपी ज्वाइन कर ली। खैर, भारतीय जनता पार्टी का एक धर्म के लिए सिलेक्टिव रवैया हमारे देश का नाम दुनिया में बदनाम कर रहा है। मणिपुर पर मोदी जी ने संसद के भीतर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, लेकिन मणिपुर की हालत क्या है आप जानते हैं? दोस्तों, जब मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, तब भी वहां से जातीय समुदाय में 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इतना सब होने के बाद, यूएन में थू-थू होने के बाद, नू कांड के आरोपी और राइट विंग के हीरो मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। अगर यूएन में हरियाणा का मामला नहीं उठता तो यह गिरफ्तारी भी नहीं होती। यूएन से खबर आने के बाद मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने विश्व हिंदू परिषद के धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक बवाल हुआ। करीब 7 लोगों की मौत हो गई, 200 लोगों के करीब लोग घायल हो गए। वो भी तब जब देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी लाल आंखें दिखाकर कई चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं भाई। दोस्तों, द वायर के मुताबिक यूएन मानवाधिकार प्रमुख तुर्क ने मणिपुर का भी जिक्र किया, जहां पिछले 4 महीनों से जातीय हिंसा जारी है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। हद तो यह है कि एडिटर गिल्स की एक टीम ने जब वहां की असलियत बताई तो सरकार ने 4 सदस्य पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यही बातें यूएन में उठी। लेकिन राजा जी इसी बात में फूले नहीं समा रहे हैं कि उन्होंने G20 समिट करा दिया। G20 सम्मेलन दुनिया का 7वां अजूबा नहीं था जो नरेंद्र मोदी सरकार में संपन्न हो गया। ना ही G20 कुदरत का कोई करिश्मा था जो मोदी जी ने कर दिखाया। ना ही G20 को दुनिया से छीनकर नरेंद्र मोदी जी भारत लेकर आ गए। अरे, भारत G20 के ग्रुप का हिस्सा था। इस बार बैठक का खर्चा उठाने और 20 देशों के मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी भारत के पास थी। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो मेहमानों की अगुवाई करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई ना।
ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात वाला घर बेचकर विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में खाना खिलवा दिया। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने G20 के लिए अपने सारे गहने गिरवी रख करके कर दिया हो। मोदी जी ने अपने खेत गिरवी रख करके G20 के मेहमानों के लिए लिम्बोर्गिनी कारें बुक करा दी। नहीं भाई, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई है, जिसको मोदी जी ने खुले हाथों से उड़ाया। खर्च करने थे 990 करोड़ रुपए, वहां कितने दिए? 4100 करोड़। दिल्ली में सबकी दुकानें बंद करवा दिए, दफ्तर बंद करा दिए, रोजगार धंधा स्कूल कॉलेज सब बंद करा दिए। सब बंद करके G20 की मीटिंग कर डाली। ये अच्छी बात है कि भारत में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, होने भी चाहिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि महीनों प्रधानमंत्री के पीठ पर गुड़ मीसा जाए। पुराणों में अंधेर नगरी उसे कहते होंगे जिस देश का राजा सिर्फ अपनी तारीफ ही सुनना चाहता होगा। चौपट राजा उसे कहते होंगे जिस देश के राजा ने सब सरकारी संपत्ति बेचकर मीडिया खरीद ली हो। अब आप पता लगाइए कि किम जोंग के बाद दुनिया में ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक देश है जहां चौपट राजा है। आप पहेली को सॉल्व करिए। हम आपसे कल अगले सच्चे वीडियो में मिलेंगे। प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रज्ञा के पन्ने में आप जो सच देखते हैं वो आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब